आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पे जो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का बेस है। मॉडर्न फिज़िक्स को समझने के लिए सबसे फर्स्ट टॉपिक और जिसकी शुरुआत हमारे देश, हमारे कंट्री, हमारे कल्चर से ही हुई थी। व्हाट इज़ एटम एंड द हिस्ट्री ऑफ एटम्स। तो मेरा नाम है अर्णव तिवारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में टेक्शियस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर एटम्स होते क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक चॉक ले लीजिए और उसे इनफाइनाइट पीसेस में कट कीजिए एंड उसमें से एक पीस लेकर उसे वापस इनफाइनाइट पीसेस में कट कीजिए। देन जो एक पार्टिकल बचेगा जिसे आप और कट नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं एटम। एटम की बेसिक डेफिनेशन है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, जिनसे मिलकर मैटर बने हैं। एटम का मतलब ही है कि कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। क्या इसका मतलब ये है कि इनसे छोटे कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर हम एटम्स की हिस्ट्री को जाने तो रिकॉर्ड के मुताबिक अराउंड 450 BC ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रिटस ने एटम्स को इंट्रोड्यूस किया था एंड ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स बाद 1800 में जॉन डल्टन ने इसे वापस रीइंट्रोड्यूस किया। बट प्राचीन भारत के संत और फिलोसोफर महर्षि कनड ने एटम पे चर्चा 600 BC में ही की थी। मैं आपको बता दूं कि 600 BC 400 BC के पहले आता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट टाइमलाइन पे ईयर्स बैकवर्ड काउंट होते हैं। तो महर्षि कनड ने सबसे पहले कहा कि हर चीज़ों को तोड़ा जा सकता है, बट इसे तोड़ने के भी कुछ लिमिट्स हैं। एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटाइटी है उसका नाम उन्होंने रखा परमाणु, जिसे हम एटम्स के नाम से भी जानते हैं। इनके बाद एटम्स पे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जॉन डल्टन ने। उन्होंने कहा कि एटम्स स्फेरिकल शेप के होते हैं, जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं एंड सिर्फ उनका साइज़ वेरी करता है। उन्होंने ये थियोरी 1803 में दी थी, बट ये फेल हो गई क्योंकि सर जॉन डल्टन ने इलेक्ट्रॉन के मोशन पे कुछ नहीं कहा एंड एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कहा कि एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए, उन्होंने डल्टन एटॉमिक थियोरी को सही साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, बट वो एक्सपेरिमेंट से कुछ नया ही सामने आया। उनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एटम का पूरा मास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के पास होता है, जो एटम्स के सेंटर में कंसंट्रेटेड होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स उनका चक्कर काटते हैं, जैसे कि सोलार सिस्टम वर्क करता है। एंड एटम्स में मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एंड उसे बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, जिससे ये आपस में कोलाइड नहीं करते। बट ये बोल के उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए घूमने की वजह से। एंड अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को भी अपनी एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए और प्रोटॉन के साथ मिल जानी चाहिए, जो हो नहीं सकता। इसलिए ये भी फेल हो गया। एंड इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कोई खास बात नहीं की थी। देन आया बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि सर नील्स बोहर ने दिया था 1913 में। तब तक प्लैंक्स क्वांटम थियरी और तमाम चीज़ें डिस्कवर हो चुकी थी, जिनकी मदद से उन्होंने अपने मॉडल को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, वही एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते, बट एनर्जी को खुद से एब्जॉर्ब या रेडिएट करके वो एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट्स को चेंज कर सकते हैं। एंड सिर्फ वो ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वो ही एग्जिस्ट करेगा। इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि जैसे अब दुकान से 5 पेन या 4 पेन ही खरीद सकते हैं, बट आप 4.5 पेन या 4.7 पेन नहीं खरीद सकते, आपको इंटीजर्स में ही खरीदना होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी फेल हो गया। एंड सबसे बड़ा रीज़न था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के हिसाब से मोमेंटम एंड पोजीशन किसी पार्टिकल का एक साथ नहीं बताया जा सकता है, जो कि नील्स बोहर ने अपने मॉडल में बता दिया था। अब यहीं से शुरू होता है क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, एंड सर डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी डुअल नेचर होने चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल एंड वेव दोनों ही नेचर शो करना चाहिए, जो कि इन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया।
तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कहाँ है ये तो हम नहीं बता सकते, बट एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि वो कहाँ हो सकता है। इसलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफ़ाइन किया, जो कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अपने में ही एक वास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन के परफेक्ट एड्रेस के लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स यूज़ किए गए। अगर आप क्रोनोलॉजी को देखें तो स्टेप बाय स्टेप हर मॉडल में हमें कुछ ना कुछ नया जानने को मिला और एट लास्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने पॉसिबल ट्रुथ तक पहुंचाया। ये भी पॉसिबल है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से भी कोई अच्छा मॉडल फ्यूचर में आए। निकोला टेस्ला ने कहा था, द हिस्ट्री ऑफ साइंस शोज दैट थियरीज आर पेरिशेबल, विथ एवरी न्यू ट्रूथ that is revealed we get a better understanding of nature and our conceptions and views are modified। तो आज के लिए बस इतना ही, और साइंस की और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसा लगा कि इसमें कुछ गलत बताया गया है या ये वीडियो इनकम्प्लीट है तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको व्लॉग्स पसंद है तो आशीर्वाद काटवटे का चैनल ज़रूर चेक कीजिए, और अगर आपको रोस्टिंग कंटेंट पसंद है तो आर्यन सोनी का चैनल ज़रूर चेक करना। मैंने इन दोनों के वीडियोस खुद चेक किए, मुझे काफ़ी मज़ा आया, और मैंने इन दोनों के साथ एक पॉडकास्ट भी शूट किया है, तो उसे भी चेक कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए और मज़े कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।